Hello everyone, I am back with a very useful and very important theory of settlement geography and also of industrial geography जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इस लेक्चर को प्लीज़ एंड तक देखिए और एंड प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये जो थियरी है वो लॉस्ट ने दी है। ठीक है, इस थियरी के अंदर हम जिन जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव, थियरी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर थियरी के एजम्पशंस, थियरी के एजम्पशंस के बाद हम बात आएंगे थियरी पे हमारी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये लॉस्ट थे वो कहाँ से थे। ये थे जर्मन से। ठीक है, ये एक जर्मन इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने ये जो थियरी है वो 1940 के अंदर दी है और इनकी बुक का नाम है द इकोनॉमीज ऑफ लोकेशन। ठीक है, अब आपको नेट के एस्पेक्ट के लिए जो चीज़ याद रखने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इनकी बुक का नाम। इनकी बुक का नाम आप लोग नहीं भूलेंगे, इसको बाय हार्ट लर्न करेंगे। ठीक है, फिर इस थियरी के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। पहला जो मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो है टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, अब कोई भी इंसान है, ठीक है, कोई भी मार्केट में बैठा एक बंदा है, वो क्या सोचेगा कि मेरे को तो भाई प्रॉफिट अर्न करना है, कुछ भी हो जाए मुझे बस प्रॉफिट अर्न करना है। चाहे मुझे कोई जो भी सामान है मेरा कम पैसों में बेचना पड़े या ज़्यादा पैसों में बेचना पड़े, पर जहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिल रहा है मैं वो चीज़ लूँगा। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है, अब जैसे मेरे को एक दूध की दुकान लगानी है। ठीक है, अगर मैं दूध की दुकान जो है एक ऐसा एरिया देख के लगाऊंगी ना जहाँ पे मुझे पता है वहाँ से मुझे प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे एरिया में तो जाके लगाऊंगी नहीं जो पोश एरिया है, जहाँ पे मुझे पता है लोग ही नहीं रहते हैं। ठीक है, मेरा ज़्यादा दूध बिकेगा ही नहीं, तो मैं वहाँ जाके अपने दूध की जो दुकान है वो लगाऊंगी क्या? ऑफ कोर्स नहीं लगाऊंगी। तो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि प्रॉफिट जो है कैसे अर्न करते हैं लोग। ठीक है, फिर इन्होंने मार्केट को भी एक्सप्लेन किया है कि जो मार्केट है वो कहाँ कैसे लोकेट होता है, वो कैसे डेवलप होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एजम्पशंस की। इन्होंने बेसिकली 6 एजम्पशंस दिए हैं। ठीक है, जिनमें से पहला एजम्पशन है होमोजीनियस प्लेन। ठीक है, होमोजीनियस प्लेन का मतलब है कि जितनी भी हमारी टोपोग्राफी है, क्लाइमेट है, सॉइल है, वो सब एक सिटी का सेम होता है। ऐसा नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, फिर इन्होंने बात की है पॉपुलेशन इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो पॉपुलेशन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब अगर 10 जने शास्त्री नगर के अंदर रह रहे हैं तो 10 जने ही वैशाली नगर के अंदर रहेंगे। भैया ऐसा नहीं होता है, अगर शास्त्री नगर के अंदर 10 लोग रह रहे हैं तो वैशाली नगर के अंदर क्या पता 40 लोग रह रहे हो, 50 लोग रह रहे हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, पॉपुलेशन कभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती है। फिर उन्होंने बात की है पॉपुलेशन हैव सेम परचेजिंग पावर। जो परचेसिंग पावर होती है वो सेम होती है सब लोगों की। जैसे मेरी 10 रुपये है तो सामने वाली आंटी जी की भी 10 रुपये है। ऐसा नहीं होता, क्या पता मेरी 100 रुपये और सामने वाला आंटी जी की 200 रुपये हो। ठीक है, तो परचेसिंग पावर जो होती है वो कभी सेम नहीं होती है। फिर इन्होंने बात की है डिस्टेंस, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और प्रोडक्ट की कॉस्ट की। तो अब देखिए, जो प्रोडक्शन कॉस्ट, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है या जैसे डिस्टेंस बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अपने आप ही बढ़ जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बढ़ने से क्या हो जाएगा, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी और प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ने से उस चीज़ की डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड हो जाएगी कम। ठीक है, जैसे देखिए ये यहाँ पे एक इंडस्ट्री है। ठीक है, और यहाँ पे एक मार्केट है। ठीक है, अब इंडस्ट्री से मार्केट पहुँचने का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए अब कोई भी इंसान है वो क्या देखेगा कि भाई यहाँ से आने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना लगा है, तो क्यों ना मैं अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट ही बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो इंडस्ट्री से मार्केट आने में ही उसकी कॉस्ट बढ़ा दी उन्होंने। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ, डिमांड कम हो गई उस प्रोडक्ट की, और वाइस वर्सा समझ लीजिए। ठीक है, कि अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा तो उस चीज़ प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो भी कम होगी, लेकिन उस वक्त डिमांड जो है वो ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है,
डिमांड जो है वो, फिर इन्होंने बात की है स्पेयर ऑफ कमोडिटी। स्पेयर ऑफ कमोडिटी का मतलब है कि जैसे मैं अपनी जहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिल रहा है मैं वहाँ पे उस चीज़ को अवेल करने जाऊँगी। जैसे कि एग्जांपल है, मेरे घर के पास एक एसी की शॉप है, वहीं से ही कुछ किलोमीटर दूर एक और एसी की शॉप है, ठीक है। लेकिन वो जो कुछ किलोमीटर दूर वाली जो दुकान है वो मुझे 5% ऑफ दे रही है एक एसी पे। तो मैं क्या करूँगी, मेरे घर के पास वाली दुकान पे जाऊँगी या उस कुछ किलोमीटर दूर वाली दुकान पे जाऊँगी? ऑफ कोर्स मैं कुछ किलोमीटर दूर वाली दुकान पे ही जाऊँगी, क्योंकि मुझे वहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। मुझे वहाँ पे मेरा जो प्रॉफिट है ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अगर मैं उसके पास वाले के पास चल जाऊँगी मुझे कुछ ही नहीं मिल रहा है, चाहे 5% ही मिल रहा है, लेकिन मुझे प्रॉफिट तो मिल रहा है ना। तो मैं इसलिए क्या जाऊँ, कहाँ पे जाऊँगी, मैं उस 5% वाले दुकान पे जाऊँगी, ठीक है। फिर इन्होंने 2 सर्विसेज के बारे में बात की है। पहली सर्विस है हायर ऑर्डर सर्विस और दूसरी सर्विस है लोअर ऑर्डर सर्विस। जो हायर ऑर्डर सर्विसेज है ना, वो इंक्लूड करती है इंडस्ट्रीज़, कॉलेज, स्कूल्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, ठीक है। और जो लोअर ऑर्डर सर्विसेज है वो इंक्लूड करती है ग्रॉसरी शॉप्स, एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। तो फिर लॉश ने क्या कहा है कि हायर ऑर्डर की जो सर्विसेज है वो लोअर ऑर्डर में नहीं मिल सकती, लेकिन जो लोअर ऑर्डर की सर्विसेज है वो हायर ऑर्डर में मिल सकती है। जैसे ग्रॉसरी शॉप, अब ऑफकोर्स यार हायर ऑर्डर में तो होगी ना वो, तो ठीक है। तो इन लॉश ने ये 2 सर्विसेज के बारे में समझाया है। फिर लॉश ने डिमांड कोन की बात की है। जैसे अगर हमारी किसी चीज़ की कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है तो उसकी जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और अगर किसी चीज़ की कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, मुझे एक लिपस्टिक है, ठीक है, एक लिपस्टिक का एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। अरे यार, अब लड़की हूँ तो ये लिपस्टिक का एग्जांपल दूंगी मैं, ठीक है। तो जैसे एक लिपस्टिक है, ठीक है, लैक्मे की एक लिपस्टिक है, पहले वो आ रही थी 300 की, ठीक है। उसकी कॉस्ट क्या थी, बहुत ज़्यादा थी, तो डिमांड क्या थी, कम थी, ठीक है। मैंने नहीं ख़रीदी, पर मैंने कुछ दिनों बाद देखा कि वो जो लिपस्टिक है वो हो गई है 250 की, ठीक है। अब जब वो 250 की हो गई है तो मैं क्या करूँगी, उस प्रोडक्ट को अवेल करूँगी, मतलब उसकी डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो ये होता है डिमांड कोन के अंदर हम ये सॉरी। तो ऐसे ही जो हमारा जो इंडस्ट्री और मार्केट जो हम प्रॉफिट है ऐसे ही अर्न करते हैं सब जगह से, ठीक है। फिर डिमांड कोन के अंदर इन्होंने क्या बात की है, देखिए एक इन्होंने कोन बनाया है, ठीक है। ये जो पी है ये है सिटी सेंटर, सेंटर ऑफ द सिटी, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 ये सब टाउन से या रीजन से, छोटे छोटे रीजन समझ लीजिए, ठीक है। तो अब पी पे क्या है, जो राइस की प्राइस है वो 5 रुपये, ठीक है। एक पे पहुंचते पहुंचते कितनी, एक पे तो 5 ही लगेगी क्योंकि ये बहुत नज़दीक है, ठीक है। लेकिन P2 पे क्या होगा, प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी, 5 से 6 रुपये हो जाएगी। वैसे ही 3 पे 1 रुपये बढ़ जाएगी, 4 पे 1 रुपये बढ़ेगी, 5 पे 1 रुपये और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जब, क्योंकि अब यहाँ पे इन लोगों को क्या है, 1 और 2 को तो चलो ठीक है, अच्छा सही मिल रहा है, ठीक है। पर 3 4 5 को क्या हो रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहे हैं, उनको तो ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो इसी प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए लॉश ने क्या किया, यहाँ पे भी ये जो 5 के पास वाला जो एंडिंग वाला कोन है इसको P2 नाम दे दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 5 वाले यहाँ से सर्विस अवेल करेंगे और 4 वाले भी यहीं से सर्विस अवेल करेंगे। अब बच्चा 3 वाला इधर जाएगा तो भी उसको तो 7 रुपये में ही मिलेगा, अगर इधर जाएगा तो भी उसको 7 रुपये में ही मिलेगा, ठीक है। तो ये था डिमांड कोन, ठीक है। फिर इन्होंने बात की है हेक्सागन पैटर्न की। इसके अंदर इन्होंने 2 एरियाज़ को समझाया है, ओवर सर्व्ड एरियाज़ और अंडर सर्व्ड एरियाज़। अब ये ओवर सर्व्ड और अंडर सर्व्ड एरियाज़ होते क्या है, देखिए इस डायग्राम को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओवर सर्व्ड एरियाज़ जब इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती है, ठीक है। तो ये जो मेरे ओवरलैप करा हुआ जो एरिया है उसको कहते हैं हम ओवर सर्व्ड, ठीक है। लेकिन इनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है।
और अंडर सर्व्ड एरियाज़ क्या होते हैं, जब मेरी इंडस्ट्रीज़ जो हैं ओवरलैप नहीं कर रही है किसी भी इंडस्ट्री के साथ, ठीक है। तो ये वाला जो मेरा पार्ट है ये क्या हो गया, अंडर सर्व्ड रह गया। पर प्रॉफिट जो है ये दोनों ही मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने इस प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए इन्होंने हेक्सागोनल पैटर्न दिया, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी ओवर सर्व्ड या अंडर सर्व्ड वाली सिचुएशंस नहीं आ रही थी, ठीक है। और इसको हेक्सागोनल पैटर्न को इन्होंने आइडियल माना है, ठीक है, इन्होंने हेक्सागोनल पैटर्न को आइडियल माना है। फिर इन्होंने बात की है चेंज इन द बाउंड्री ऑफ मार्केट, ठीक है। अब इसके अंदर आप एग्जांपल ये डायग्राम को देखिए और समझिए। देखिए ए और बी, ये मैंने सी गलती से लिख दिया था, ये मैं काटना भूल गई थी, ठीक है। तो ए और बी, अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला ट्रायंगल, ये है डिमांड और ये वाली है प्राइस, ठीक है। तो अब ए पे देखिए क्या हुआ, मेरे प्रोडक्ट की जो प्राइस थी पहले तो 1000 रुपीज़ ही थी, ठीक है। तो मेरा एरिया कितना था, 10 किलोमीटर, ठीक है। पर मैंने क्या करा, लालच में आके अपनी प्राइस जो है वो बढ़ा दी, ठीक है। प्राइस बढ़ाने के बाद क्या हुआ, मेरा जो स्पेयर है, मेरा जो एरिया है वो 2 किलोमीटर कम हो गया, क्योंकि लोग मेरे पास आना बंद हो गए, क्योंकि मैंने इस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दी, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसके सब्स्टिट्यूट में एक दूसरी शॉप आई, ठीक है, दूसरी शॉप आई उसके सब्स्टिट्यूट में, जिसने अपनी प्राइस कितनी रखी उस प्रोडक्ट की, 1000 रुपये लगी। तो उसने 1000 रुपये रखी तो रखी, फिर उसने क्या किया, जो 2 किलोमीटर का जो स्पेयर मेरा कम हो गया था ना, वो इसने ले लिया। तो 10 किलोमीटर प्लस 2, 12 किलोमीटर इसने अपना एरिया कर लिया, ठीक है। तो चेंज इन द बाउंड्री ऑफ मार्केट में यही है, जैसे हमारे प्रोडक्ट की प्राइस जो है हम बढ़ाएंगे, लोग आना बंद हो जाएंगे, उसका मतलब क्या हो जाएगा, डिमांड मैंने कम, मेरी चीज़ की डिमांड जो है वो कम हो गई, ठीक है। और डिमांड कम होने से मेरा एरिया जो है वो भी कम हो गया, मतलब आसपास के जो एरिया के लोग आ रहे थे वो अब मेरे पास आना बंद हो गए। अब बी को जो है वो एक सब्स्टिट्यूट शॉप या सब्स्टिट्यूट मार्केट या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, कुछ भी बोल लो, वो कहा गया है, ठीक है। फिर हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस थियरी का वो है डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट। डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट का मतलब होता है प्रॉफिट अर्न करना बहुत सारी जगह से। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एक वेजिटेबल वेंडर का, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसने जैसे हमेशा तो वो 200 रुपये की सब्जी खरीदता है और एक अपना ठेला लेके निकल जाता है, लेकिन आज उसने क्या किया, 300 रुपये की सब्जियां खरीद ली। तो अब क्या हो गया, अब उसने तो अपना जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा दिया। अब प्रोडक्शन बढ़ा दिया है तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, उस प्रोडक्शन के कॉस्ट के बराबर आने के लिए उसे बहुत सारी जगह से जाके प्रॉफिट अर्न करके आना पड़ेगा। मतलब जो उसने प्रोडक्शन पे जो जितना भी खर्च किया है उसका उसको वापस लेके आना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए वो बहुत सारी जगहों पे जाके सब्जियां बेचेगा तब तक कि उसे वो सारी सब्जियां बिक ना जाए, उसको अपना प्रोडक्शन कॉस्ट जो लगा था वो वापस ना मिल जाए, तब तक वो क्या करेगा, वो सब्जियां बेचने के लिए अलग अलग जगह पे जाता रहेगा, ठीक है। तो इसी को ही डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट कहा गया है, ठीक है। फिर जैसे हम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, दिल्ली के अंदर तो खूब सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। तो दिल्ली के अंदर तो खूब सारी इंडस्ट्रीज़ हो गई, तो उस एरिया को तो मैक्सिमम प्रॉफिट एरिया मिल गया, ठीक है। लेकिन जैसे अब हम अजमेर की बात करते हैं या राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पे कुछ ही इंडस्ट्रीज़ हमें मिलेंगी, ठीक है। तो उस एरिया को क्या कहेंगे, नो प्रॉफिट एरिया, ठीक है। तो इसमें इन्होंने एक हेक्सागोन से समझाया है कि एक जो इंसान होता है वो अपने प्रॉफिट अर्न करने के लिए बहुत सारी जगह पे जाता है, ठीक है। फिर इस थियरी के कुछ क्रिटिसिजम्स भी थे। सबसे पहला तो यही था कि होमोजीनियस प्लेन, जो प्लेन है वो कभी होमोजीनियस नहीं होता है। फिर दूसरा आता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, हर जगह इक्वली पॉपुलेशन जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। फिर तीसरा जो है इसका क्रिटिसिज्म थियरी का वो है इक्वल परचेजिंग पावर, ऐसा नहीं होता है, सब का जो परचेजिंग पावर है वो अलग अलग होता है, ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि जो मैन जो है वो कभी भी इकोनॉमिक नहीं होता है, उसके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जो हैं वो भी काम आते हैं, ठीक है। तो ये सब
इसके क्रिटिसिज्म थे। आई होप आपको ये थियरी अच्छे से समझ में आई है, और अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।